नमस्कार। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। खास खबर में आज हम बात करेंगे देश में कई राज्यों में होने वाले विधानसभा उपचुनाव और कुछ राज्यों में लोकसभा चुनावों को लेकर भी। ये सिर्फ कुछ राज्यों के विधानसभा या लोकसभा के चुनाव नहीं है। ये कई राज्यों में आने वाले वक्त की राजनीति का भविष्य भी सामने लेकर आएंगे। क्यों ये इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं और किन-किन की प्रतिष्ठा इन परिणामों पर अटकी हुई है, क्योंकि 2 नवंबर को ये परिणाम सामने आने वाले हैं। उससे पहले न सिर्फ प्रत्याशी बल्कि उन बड़े-बड़े नेताओं की, उन दिग्गजों की भी सांसें अटकी हुई हैं, जो उन प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार के लिए इन इलाकों में लगातार जाते रहे। और इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जो जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उनसे हम आपका परिचय करवा देते हैं। भाजपा प्रतिनिधि के तौर पर आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। कांग्रेस प्रतिनिधि के तौर पर अरुण शर्मा जी हमारे साथ कुछ देर में इस चर्चा का हिस्सा होंगे और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। अ, आशीष जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। अभी फिलहाल जो जिनका परिणाम 2 तारीख को आने वाला है, उन सब परिणामों में क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त के हिसाब से जो एक नई तस्वीर राजनीति के सामने आएगी, अ, उसका उसकी एक झलक ये चुनाव लेकर आ सकते हैं? दिग्गजों ने जो मेहनत करी है, वो कितनी सफल होगी, इससे ये पता चलेगा कि आने वाले वक्त में विधानसभा सीटों पर जो कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उसका ये एक टेस्ट मैच हो सकता है। आशीष जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। आप ईपी एक बार ईयरफोन को हटा दें, आप सीधी आवाज आपकी हम तक पहुंच जाएगी। हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी जी। देखिए, अभी जो चुनाव हुए हैं, इसका कल परिणाम आने वाला है। तो सबसे पहले तो हमको ये उम्मीद करनी चाहिए कि राजस्थान में जब 2023 का विधानसभा चुनाव होगा, तो ये जो 200 विधायक अब हो जाएंगे, ये अक्षुण्ण रहें, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान में ऐसा योग है कि आप देखिए कि कोरोना काल में हमने 4 विधायकों को खोया है। सबसे पहले तो हमें प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि अब आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले हमें कोई उपचुनाव ना झेलना पड़े। सभी विधायक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, दीर्घायु रहें। देखिए, वैसे तो उपचुनाव के रिजल्ट का बहुत ज्यादा परिणाम मेन चुनाव में पड़ता नहीं आना चाहिए। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो उपचुनाव हुए थे रिसेंटली 2018 जनवरी में, जब 2 लोकसभा के चुनाव हुए और 1 विधानसभा के चुनाव हुए। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी में 17 की 17 में पिछड़ी थी, लेकिन जब विधानसभा चुनाव की बारी आई तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और हमारे और कांग्रेस में मात्र 0.5% का डिफरेंस रहा और हमने एक मजबूत विपक्ष की भूमिका राजस्थान में प्राप्त की। और अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने वापस 25 में से 25 सीटें जीती है। इसी तरह से अगर हम पीछे चले जाएं तो अगर आपको ध्यान होगा 2003 में जब ये सरकार जा रही थी, अशोक गहलोत सरकार, तब अजमेर में उपचुनाव हुआ था, जहां पे कृष्णानी जी की मौत के कारण चुनाव हुआ था। कांग्रेस ने अपनी पूरी फौज मंत्रियों की वहां पे लगा दी थी और कांग्रेस ने किसी तरह से वहां पे नानकराम जगत राय जो है वो जीत करके आए थे। तो अशोक गहलोत जी जो उस टाइम पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट भी दिया था कि मुझे 101 नानकराम जगत राय की जरूरत है। तो देखिए, होता क्या है, जब उपचुनाव होते हैं ना तो सरकार की पूरी मशीनरी, मंत्रिमंडल पूरा तरह लग जाता है। आप देखिए कि अभी जो 2 जगह उपचुनाव हुए राजस्थान में, आप देखिए दोनों जगह 5-5 मंत्रियों ने डेरा डाल के रखा। और देखिए, ऐसी बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत मेहनत की है, लेकिन इसको 2023 के विधानसभा चुनाव से जोड़ना मुझे लगता है ठीक नहीं। हमें आंकड़ों के हिसाब से बात करनी चाहिए कि प्रीवियस क्या हुआ है और फिर फाइनल रिजल्ट क्या होता है, क्योंकि जनता जो है ना, जनता को भी पता है कि अगर इस उपचुनाव में हम सरकार को हरा भी देंगे तो सरकार बदलने वाली नहीं है। ये स्पष्ट संदेश है सरकार। तो ये जो चुनाव होता है उसमें जनता को लगता है कि अब 2 साल बाकी हैं, तो हो सकता है हम कुछ ऐसा कर लें जिससे हमारे जो स्थानीय जो मुद्दे हैं उनका थोड़ा बहुत हल निकल जाए। तो कहीं ना कहीं जो चुनाव होता है वो स्थानीय उम्मीदवारों को लेकर के, स्थानीय मुद्दों को लेकर के होता है। जी, राम जी, आपके पास आना चाहेंगे। आपको क्या लगता है? यही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा। आशीष जी का ये कहना है कि बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी जिस तरह से ताकत झोंकी गई है, कांग्रेस बीजेपी की बात करें और अगर हम पश्चिम बंगाल की तरफ चले जाते हैं तो वहां पर तृणमूल कांग्रेस की बात करें या फिर स्थानीय दलों की बात करें, प्रादेशिक दलों की बात करें,
इस बार बाकी जो उपचुनाव होते थे उनके बजाय कुछ ज्यादा कोशिशें बड़े नेताओं की तरफ से की गई हैं। केंद्रीय स्तर तक के नेता इन उपचुनावों में प्रचार के लिए वहां पर पहुंचे हैं। तो क्या ये डर साबित नहीं करता कि आने वाले वक्त को लेकर वो एक चुनौती इस चुनाव को मान रहे हैं? देखिए प्रभात जी, ये निश्चित रूप से ये उपचुनाव 14 राज्यों में हो रहा है। 3 लोकसभा क्षेत्र है और 29 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें राजस्थान के 2 विधानसभा क्षेत्र में भी चुनाव हो रहा है। एक आदिवासी इलाका है, एक मेवाड़ का इलाका है। तो ये सही बात है जिस प्रकार से आशीष जी स्वीकार कर रहे हैं कि सत्ताधारी पार्टी ने किन तरह का प्रलोभन दिया और किस तरह की स्थिति बनी, इससे ये जीत के ऊपर जो दावा करते थे वो आज आशीष जी दावा नहीं कर रहे कि हम दोनों जगह जीत रहे हैं। तो अब ये तो महसूस होने लगा है कि इनके जिस प्रकार से टिकट में देने में जो कुछ हुआ सामने आया, इनके प्रतिपक्ष नेता अड़ गए कि नहीं देने देंगे बिल्डर को। बाकी इनके विधायक जो दिवंगत हुए उनके लड़के को भी टिकट नहीं दिया गया। तो बहुत सारी परिस्थितियां भाजपा ने अलग अलग हिसाब से क्या कुछ कारण सोचे होंगे, इसलिए टिकट सही तरीके से नहीं वितरित कर पाए। उसका खामियाजा भी शायद इस चुनाव में देखने को मिलेगा। यही कारण है कि ना तो प्रतिपक्ष के नेता सही तरीके से चुनाव प्रचार कर पाए, इसलिए इनको केंद्रीय मंत्री 3 केंद्रीय मंत्री चुनाव प्रचार के नहीं आए। जब ये तो कह रहे हैं कि 5-5 स्थानीय मंत्री जो अशोक गहलोत के हैं वो पांचों दोनों जगह लगे हुए थे। हाँ, लग सकते हैं क्योंकि उनके पास तो केंद्र के मंत्री तो नहीं, उनके प्रभारी जरूर अशोक देखिए वो आपके अजय माकन कुछ आए थे एक दिन के लिए, जो शुरुआत में नामांकन कराने भी आए थे और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद से कमान संभाली, प्रदेश अध्यक्ष भी गए। लेकिन इनके 3 केंद्रीय मंत्री देखिएगा, उसमें कि आप अर्जुन मुंडा जो कि आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, उन्होंने आदिवासी क्षेत्र में जाकर के कोशिश की कि आदिवासी को जगाएं और कहें कि भाजपा केंद्र में शासन करती है, इसलिए हम केंद्र से कुछ दे सकते हैं, इसलिए जीता हो। वहीं बघेल इनके हैं जो कि विधि राज्य मंत्री है, उन्होंने निश्चित रूप से बल्लभनगर में जाकर के वो कुछ कहा जो विवाद का कारण भी बना और सब कुछ हुआ, और उसके बाद जिस तरह की स्थिति बनी अलग बात है। उन्होंने जो कहा, अर्जुन मेघवाल भी सक्रिय रहे और प्रदेश अध्यक्ष और अरुण सिंह इस बार पहली बार, क्योंकि जातिगत आधार पर चुनाव बल्लभनगर में हो रहा है, तो निश्चित रूप से उनको ला करके उन्होंने कोशिश की कि किसी प्रकार से भाजपा की स्थिति मजबूत हो, क्योंकि ईवीएम में चुनाव के परिणाम कल सुबह मतगणना होगी और दोपहर तक मतगणना का परिणाम आ जाएगा। लेकिन ये उपचुनाव निश्चित रूप से दोनों पार्टी को संदेश देगा, क्योंकि इस चुनाव में आप देखें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, हनुमान बेनीवाल की पार्टी जो कि सीकर और नागौर में तक ही सीमित रहती थी, वो अब निकल करके मेवाड़ की तरफ आ गई है और उन्होंने भाजपा की बागी को लेकर के चुनाव लड़ा है और उन्होंने चुनाव में अच्छी मेहनत भी की है। बीटीपी ने भी इस बार बीटीपी का मूल प्रत्याशी की जगह उनका बागी रूप से खड़ा हुआ है, जो कि दोनों विधायक उसके साथ हैं। तो बीटीपी किस प्रकार से प्रभाव दिखाएगी, और बीटीपी ने अगर 8 से 10 हजार वोट के बागी ने अगर ले लिए तो कांग्रेस का जीतना फिर मुश्किल हो जाएगा आपके दरियावद में। अगर बीटीपी प्रभावपूर्ण तरीके से भूमिका नहीं निभा पाती है तो कांग्रेस दोनों सीटों को निकालने की स्थिति में भी आ सकती है। बल्लभनगर में तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कांग्रेस अपनी, जो कि 6 बार तो गुलाबचंद सख्तावत जो हुआ करते थे, कद्वार नेता हुआ करते थे, कांग्रेस के गृह मंत्री भी रहे और कई मंत्री पद संभाला, और उसके बेटे गजेंद्र सिंह शेखावत ने 2 बार चुनाव जीता। इस प्रकार से परंपरागत सीट मानी जाती है बल्लभनगर कांग्रेस की। लेकिन क्योंकि बल्लभनगर में भिंडर ने एक बार देखिए निर्दलीय में जीता और एक बार उस तरह से जीता, 2 बार वो भी विधायक रह लिए, तो ऐसी स्थिति में किस परिस्थितियों में क्या होगा कुछ कहने की स्थिति नहीं बन पा रही है। लेकिन ये बात सही है कि एक पर तो निश्चित रूप से कांग्रेस दोनों पे दावा कर रही है, लेकिन एक तो जीतने की स्थिति बनाती है और दूसरी स्थिति में दरियावद में मैंने बताया कि बीटीपी अगर खेल बिगाड़ देती है कांग्रेस का तो भाजपा वहां पर श्रेय ले जाएगी जीतने का। अब ये बात सही है कि देखिए आने वाले राजनीति में किस प्रकार का माहौल होगा, और 2023 में विधानसभा के चुनाव, फिर लोकसभा के चुनाव 2024 में होंगे, तो निश्चित रूप से अगर भाजपा जीत लेती है दोनों तो कहेगी कांग्रेस को उखाड़ फेंकने की स्थिति में हम आने वाले चुनाव में कांग्रेस चुनाव मैदान में नहीं टिक पाएगी।
अगर कांग्रेस दोनों जीत लेती तो फिर कहेगी भाजपा की स्थिति तो बहुत कमजोर है, हमारी सरकार फिर से आने वाली है। तो बहुत सारे संदेश इस जीत हार का फैसला में होंगे और निश्चित रूप से देश की और प्रदेश की राजनीति किस ओर जा रही है ये बंगाल में भी तय होगा, बिहार में भी तय होगा और महाराष्ट्र में भी तय होगा। गुजरात के नगर निगम 3 तो देखिएगा, एमपी में लोकसभा का चुनाव हो रहा है, वहां पे भी होगा। तो ये बहुत सारे चीजों को प्रदर्शित करेगा कि भाजपा जो केंद्र की सरकार है वो किस तरह का कामकाज कर रही है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे, एक तरह से संदेश भी देने का प्रयास करेगा। यही कारण है कि हर पार्टी ने और स्थानीय दल ने कोशिश की कि हम चुनाव अपने और खींच के ले जाए, जीत जाए। तो उपचुनाव में निश्चित रूप से सही बात कहा कि सरकार न तो आएगी न जाएगी, लेकिन सरकार को संदेश देने का काम ये उपचुनाव करेंगे कि आपका अस्तित्व टिका रहेगा या आप आने वाले समय में अच्छी स्थिति में नहीं हो। तो ये संदेश भी देगा और हाईकमान के सामने अशोक गहलोत की मजबूत स्थिति भी तय होगी कि आप दोनों जीतते तो हाईकमान को कहने की स्थिति में आएगी कि सरकार मेरा अच्छा काम करी, मेरा अच्छा होल्ड है, इसलिए मुझे स्वतंत्र रूप से निर्णय करने का अधिकार दिया जाए। बहुत सारी चीजें है प्रभात जी। ये चुनाव केवल परिणाम नहीं देगा बल्कि बहुत सारे राजनीतिक नेताओं को संदेश भी देगा और उनके स्थिति को बताएगा कि वो किस स्थिति में इस प्रदेश में अपनी रखते हैं। बिल्कुल सही है। आशीष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि जो हमारी पीसीआर टीम है, अगर अरुण जी से संपर्क हो सकता है तो एक बार वापस उनसे संपर्क करने की कोशिश करें। आशीष जी, कि आपको नहीं लगता कि जो आपसी फूट का जो आरोप बीजेपी हमेशा कांग्रेस पर लगाती रही है, वहां पर 2 धड़ों की बात करती रही है, ऐसे ही 2 धड़े अब बीजेपी में भी रहे हैं और इसका खमियाजा किसी एक सीट पर, खासतौर पर अगर हम धरियावत की बात करें तो वहां पर बीजेपी के जो नाराज लोग हैं, वल्लभनगर में भी कुछ इसी तरह के नतीजे आ रहे हैं। तो ये जो नाराजगी है, जो चाहे गए थे टिकट, वो चाहने वालों को टिकट नहीं दिए गए। गुलाब चंद कटारिया एक सार्वजनिक मुझसे खुद ये बात कहते हैं, अगर मैं किसी अपने चाहने वाले को अगर टिकट नहीं दिला पाया तो मैं क्या ये कर लूं, मैं क्या वो कर लूं। तो आपको नहीं लगता कि आपसी फूट तो बीजेपी में भी और इसका खमियाजा हो सकता है कि जब परिणाम सामने आए तो बीजेपी के सबसे ज्यादा बागी मैदान में है, वो परेशान कर सकते हैं और रिजल्ट को, जो परिणाम है उसको प्रभावित कर सकते हैं? देखिए प्रभात जी, जहां तक धरियावत सीट की बात है, वहां पे हमारा कोई बागी खड़ा नहीं हुआ है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी, नहीं मैं बता रहा हूँ वन बाय वन दोनों सीटों पे आता हूँ। देखिए, अगर हम धरियावाद की बात करें तो पार्टी जो कन्हैयालाल मीणा जो है, जिसको पार्टी ने भी प्रदेश मंत्री भी बनाया है, तो वहां कार्यकर्ताओं की बहुत की इच्छा थी कि वो इस सीट का चुनाव लड़े। लेकिन क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ऑर्गेनाइज पार्टी है। आप देखिए, जैसा अभी श्याम जी बता रहे थे कि अभी जो उपचुनाव हो रहे हैं वो 3 लोकसभा सीटों के हो रहे हैं, साथ में 29 विधानसभा सीटों के हो रहे हैं। और इनमें जो जैसे 2 लोकसभा सीट की बात करूं, मैं खंडवा की बात करें या मंडी लोकसभा की बात करें, तो वहां पे हमारे सांसदों का निधन हुआ कोरोना के कारण और सीटें रिक्त हुई है। ऐसी अन्य प्रांतों में भी जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पे हुई है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा साहसिक निर्णय लिया, ये जो भी सीटें रिक्त हुई हैं उनमें हम अब उनके परिवार वालों को टिकट नहीं देंगे। आप देखिए, इसके लिए भी बहुत राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। आपके पास एक कैडर बेस्ड पार्टी, इसलिए आप इस तरह का निर्णय कर पाते हैं। मुझे लगता है भारत में बहुत ज्यादा कदाई कुछ पार्टियां होंगी जो इस तरह का कठोर निर्णय ले सकती हैं। तो मुझे लगता है जो समीक्षक लोग हैं उनको इसकी सराहना करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा साहसिक निर्णय लिया। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी, जो कि धरियावाद में कन्हैयालाल मीणा को टिकट देना चाहती थी, क्योंकि वो राजनीति में बहुत पहले से सक्रिय थे, वो 2 बार प्रधान भी रहे हैं, वर्तमान में उनकी पत्नी प्रधान है, तो फिर भी पार्टी उनको टिकट नहीं दे पाई। उन्होंने बहुत अच्छा वहां पे कार्य किया है और जो हमारे पास इनपुट है उसके हिसाब से हम धरियावाद सीट जीत रहे हैं, बहुत अच्छे मार्जिन से हम धरियावाद सीट जीत रहे हैं। जहां तक वल्लभनगर की बात है, आप देखिए वल्लभनगर में जो भिंडर जी हैं वो भारतीय जनता पार्टी से 2013 में भी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव नहीं लड़े हैं, वो 2008 तक भारतीय जनता पार्टी में थे। उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बना ली जनता सेना। आप देखिए वो निर्दलीय चुनाव जीते 2013 में, 2018 में फिर वो चुनाव लड़े, फिर वो हार गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको बागी के रूप में पेश किया जाना थोड़ा सा गलत है। ये बात सही, उदयलाल डांगी जो हमारे प्रत्याशी रहे, उसने आरएसपी ने जो एक टिकट दे दिया जातिगत और स्थानीय मुद्दों के कारण टिकट दे दिया, तो कहीं ना कहीं अब वो तो बाद में जब परिणाम आएंगे तो पता पड़ेगा किसने किसको डैमेज किया। क्योंकि ऐसा होता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का बागी तो भारतीय जनता पार्टी को ही डैमेज करे, उसका एक वोट बेस होता है, जातिगत आधार पे होता है, तो वहां पे ये सब चीजें देखी जाएगी। जी श्याम जी,
जैसा इन्होंने कहा अभी आशीष जी ने कि समीक्षा का अगर इनके बताए हुए हिसाब से अगर सारी चीजों को देखें तो परिणाम जैसा ये चाह रहे हैं वैसे ही आएंगे, लेकिन समीक्षक और आलोचक अगर दूसरी पार्टी से हो तो ज्यादा सही रहता है। लेकिन गुलाबचंद कटारिया अगर वल्लभ नगर को लेकर वहां पर उनकी बात नहीं मानी जाती है और उसको फिर एक मंच पर एक तरह से नाराजगी के तौर पर अपनी बात कहते हैं कि अगर मान लो मेरी बात नहीं सुनी गई, जिसको मैं चाहता था टिकट अगर उसको नहीं दिया गया, तो ये समीक्षा अगर खुद पार्टी के ही लोग करने पड़े तो आपको नहीं लगता कि और मैं कांग्रेस की भी अगर ये बात करूं, कांग्रेस भी अगर इसी तरह की दो धड़ों को लेकर वहां पर बात की जाती तो हालांकि उन्होंने परिवार के लोगों को ही वहां पर टिकट दिया है, इतनी ज्यादा वहां पर बात नहीं आती, लेकिन समीक्षक अगर खुद ही पार्टी के बनकर सामने आ जाए और वो खुद ही अपनी पार्टी की आलोचना एक तरह से इस बातों के जरिए, सीधे तौर पर तो नहीं लेकिन उनका इशारा कुछ कुछ ऐसा ही है कि उनकी बात नहीं सुनी गई, तो इसका पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखिए प्रभात जी, अब आशीष जी ये कह रहे हैं कि पार्टी का साहसिक निर्णय था, लेकिन इससे पहले उपचुनाव हुए, किरण माहेश्वरी की बेटी को, तृप्ति को दिया, उस वक्त शासन निर्णय नहीं हुआ। अब ये कह रहे हैं कि राजस्थान में 2 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं और दोनों सीटों पे जिस प्रकार का तालमेल भाजपा के नेताओं के बीच होना चाहिए था नहीं हो पाया। अब ये कह रहे हैं कि भिंडर तो हमारे से बहुत पहले ही अलग हो गए थे, लेकिन उनकी पत्नी तो अभी तक इनके सदस्य थी, अभी हटाया है उसको कुछ दिन पहले। तो भिंडर के बीच में ये तो था कि वो उनको नहीं तो उनकी पत्नी को दे दो। देखिए ये भी बात सही है कि चुनाव से पहले, नामांकन भरने से पहले वसुंधरा राजे से मिलने जयपुर भी आए थे वो, और मिलके भी गए यहाँ से। कोशिश इनकी भी थी, बार बार कोशिश हो रही थी, उनको नहीं तो उनकी पत्नी को दे दिया जाए, लेकिन प्रतिपक्ष के नेता बिल्कुल अड़ग थे कि नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर उनकी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आने वाले समय में हो सकता है कुछ स्थिति खराब हो। तो और अब ये जैसे धैर्यव्रत बात की जा रहे हैं कि उनके पुत्र को नहीं दिया, उनको भी प्रदेश मंत्री बना दिया, उनको कहा आगे भी बहुत कुछ कर देंगे, वो चुनाव मैदान से तो हट गए, लेकिन क्या मन से काम कर पाए, ये तो अब क्योंकि चुनाव का परिणाम आएगा उस वक्त निश्चित रूप से बताया जाएगा कि हाँ वो इनके पक्ष में किया और अच्छा परिणाम घोषित हुआ। मैं पहले से ही कह रहा हूं कि क्योंकि ये स्वीकार भी करें, धैर्यव्रत में निश्चित रूप से जीत की स्थिति हो सकती है अगर बीटीपी ने कांग्रेस के लोगों को के टिकट लेने, जिस तरह से अगर चुनाव प्रभावित कर दिया, 8 से 10 हजार वोट ले गए, जो कि बागी खड़ा है बीटीपी का, तो निश्चित रूप से भाजपा जीतने की स्थिति में रहेगी। अगर वो नहीं करते तो जी अरुण जी हमारे साथ जुड़ गए। अरुण जी, अगर आप मोबाइल को या कैमरे को थोड़ा सा पीछे की तरफ रखेंगे तो आपका पूरा चेहरा दिख पाएगा, अभी पूरा चेहरा आपका नहीं दिख पा रहा है। जी अरुण जी, अभी थोड़ा सा तकनीकी खामी की वजह से आप से देरी से जुड़ पाए हैं, लेकिन पूरे अगर देश की हम बात करें तो कुछ जगहों पर उपचुनाव हैं, विधानसभा सीटों पर और लोकसभा सीटों पर भी। आप इस परिणाम को, जो मेरा सवाल आशीष जी से पहला था वही मैं आपसे करना चाहूंगा, क्या आप इसको आने वाले वक्त के विधानसभा चुनावों के एक फ्रेम के तौर पर नहीं देखना चाह रहे कि उस फ्रेम से यह तय हो पाएगा कि आने वाले वक्त में जब पूर्णकालिक चुनाव होंगे उन राज्यों में विधानसभा के, तो मतदाता कौन सा रंग उनमें भरता है वो एक तरह से इस फ्रेम में पता पड़ जाएगा? प्रभात जी, अवश्य ये उपचुनावों के जो नतीजे हैं वो एक बहुत बड़ा संकेत लेकर आएंगे। जब 2 तारीख को नतीजे निकलेंगे आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा बदलाव इस सेंस में है कि पहली बार कुछ चुनावों में ये दिखाई दिया है काफी सालों के बाद कि लोग मुद्दों पर, असली मुद्दों पर अपना मतदान करेंगे, और असली मुद्दे अब उनको समझ में आने लगे हैं, जैसे बेहताशा महंगाई और हंगर इंडेक्स में हम अब 114 नंबर है हमारे देश का। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। कई लोगों को पता नहीं है, हम शहरों के लोग सोचते हैं सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन हमारा जो गरीब तबका है देश का, जो कि बहुत बड़ा है आज की तारीख में भी, उसको अब धीरे धीरे समझ में आने लग गया है कि ये जुमले और नारे और बड़ी बड़ी बातों का कोई अर्थ नहीं है। हम आर्थिक स्थिति में पूरी तरह पराजित है। हंगर इंडेक्स में 114वां नंबर है, जो कि पाकिस्तान और नेपाल, बड़ी हास्यास्पद बात है, बांग्लादेश इन सब से भी नीचे है। बुरे हाल है, महंगाई बेहताशा है, कोई भी बड़ा काम कर नहीं पाई है ये मोदी सरकार, सिवाय झूठे वादों के, जो कि काफी बड़े थे साइज में वादों। उसी सिलसिले में ये 2 बार सरकार बना पाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभात कि अब लोग धीरे धीरे समझने लग गए हैं
ये हमने जी। वेस्ट बंगाल में भी देखा, दूसरे उपचुनावों में भी देखा। इवन अगर अपन दूर नहीं जाएं तो राजस्थान में भी आप देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि विपक्षी दल सारे उपचुनाव जीतते हैं, पंचायतों के चुनाव जीतते हैं। इस बार आपने भारतीय जनता पार्टी की हालत देखी है। कल परसों भी जो प्रधानों के चुनाव हुए हैं उसमें भी अलवर धौलपुर में ये साफ है, उससे पहले बड़े जो उपचुनावों के नतीजे थे वो भी इनकी हिसाब से आए नहीं हैं। तो जरूर ये संकेत बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं हम, क्योंकि अब जनता समझ चुकी है कि स्पेशली जो गरीब तबका है इस देश का, जो युवा तबका है, जो महिलाएं हैं, वो अब समझ गई हैं कि इस सरकार का कोई सरोकार गरीबों से तो नहीं है। हो सकता है उनके कुछ मित्र हों जहां सारी नीतियां उस तरफ मोड़ी जा रही हैं, वो चाहे प्राइवेटाइजेशन हो, चाहे टेलीकम्युनिकेशन हो, चाहे रेलवेज हो। आप उंगलियों पे नाम गिनी एसेट्स का, वो सब उस तरफ मोड़ रहे हैं जहां प्रधानमंत्री जी मोड़ना चाहते हैं। तो अब ये जो बड़ी चाल है वो समझ में आने लगी है लोगों को, और मुझे उम्मीद है कि जरूर ऐसे माहौल में लोग कांग्रेस की तरफ देखें। जी, आशीष जी आपके पास लौटना चाहूंगा। जैसा उन्होंने कहा है कि अब मुद्दों को लेकर राजनीति होने लगी है, लेकिन ऐसे में अगर हम दूसरे राज्यों की तरफ भी थोड़ा सा रुख कर लेते हैं, राजस्थान को लेकर तो हमने काफी बात की, लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, असम की बात करें, असम जिसमें सबसे ज्यादा जो अभी फिलहाल उपचुनाव हो रहे हैं उसमें 5 सीटों पर है, पश्चिम बंगाल में 4 सीटों पर है। पश्चिम बंगाल इसलिए महत्वपूर्ण आपको नहीं लगता कि अभी फिलहाल जिस तरह की उम्मीदें पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने की थी, उन उम्मीदों के मुताबिक विधानसभा चुनावों में नतीजे नहीं आए, टीएमसी की वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा। क्या लग रहा है आपको कि तब से लेकर और अब तक में, क्योंकि चुनाव जैसे ही हारे उसके बाद का है कि थोड़ा सा हम समीक्षा करेंगे इस बात की, उस समीक्षा करने के बाद आपको लगता है कि अब जो वहां पर 4 सीटों पर उपचुनाव है वो परिणाम आपके अपेक्षित हो पाएंगे, और जो आप वहां पर कोशिश करना चाह रहे थे, जो विधानसभा चुनाव में पूर्णकालिक में नहीं कर पाए थे, वो कोशिशें यहाँ पर कुछ स्तर पर कामयाब होंगी? देखिए प्रभात जी, अभी जब मई में चुनाव हुए थे 5 राज्यों के, तो ठीक है हमने बंगाल में चुनाव लड़ा था कि हम सरकार बनाएंगे और जो तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट है उसको 10 साल का जो कुशासन है उसको हम बाहर फेंक देंगे। उसमें हम सफल नहीं हो पाए। लेकिन प्रभात जी आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि हम वहां पे 3 एमएलए थे हमारे पिछली विधानसभा में। 2016 में जब चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी के 3 एमएलए जीत के आए थे। तो 3 एमएलए से लेकर के 77 का एक बड़े विपक्ष की भूमिका में हम वहां पे आए हैं। तो निश्चित रूप से वहां पे देखिए बहुत सारा वर्ग ऐसा है समाज का जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चाहता है, लेकिन जिस तरह से वहां की डेमोग्राफी और जिस तरह से वहां का कल्चर है वो मुझे लगता है बाकी अन्य प्रांतों से बहुत भिन्न है। मतलब इस बात लेकिन से अब बीजेपी के नेता भी वहां पर वापस टीएमसी में शामिल होना शुरू हो गए हैं, बीजेपी के नेता भी साथ छोड़ रहे हैं। इस तरह की वायलेंस नहीं है, पॉलिटिकल कल्चर नहीं है, हमें बहुत अच्छा सम्मान होता है, बातचीत होती है। मुझे लगता है हमको बीजेपी के नेता भी छोड़ना शुरू कर चुके हैं, बीजेपी के नेता खुद अब वापस टीएमसी में जाने शुरू हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में तो ये दौर आ गया है। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, कुछ नेता गए हैं। देखिए ऐसा है कि अभी वहां पे क्या लंबा कार्यकाल बाकी है। देखिए सरकार अभी बनी है तो हो सकता है कई लोग इसी प्रायोजन से आए हों कि हमको सत्ता में भागीदारी मिलेगी। देखा यह सब राजनीतिक दलों में होता है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। मतलब जब चुनाव आते हैं तो बहुत सारे लोग जो होते हैं, बहुत सारे जो राजनेता होते हैं जो कि डेडिकेटेड नहीं होते हैं एक आइडियोलॉजी को लेकर के, वो निश्चित रूप से अपनी विचारधारा बदलते हैं, सत्ता के साथ रहना चाहते हैं। अब उनको ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाई है तो उन्होंने जो अपनी वापस विचारधारा चेंज करके सत्ता के साथ रहना पसंद किया होगा। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है हमको थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा कि वहां पे क्या एक थोड़ा टेरर टाइप ऑफ पॉलिटिक्स है जो कि अन्य प्रांतों में नहीं है। राजस्थान में कोई टेरर टाइप ऑफ पॉलिटिक्स नहीं है। आप किसी को टेरराइज करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं करा सकते कांग्रेस से। कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता को भाजपा में, भाजपा के किसी कार्यकर्ता को कांग्रेस में नहीं शामिल करा सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा माहौल वहां पर है ग्राउंड लेवल पे जहां पे बूथ लेवल के वर्कर को भी टेरराइज किया जा रहा है। आप देखिए कि आप अपनी आइडियोलॉजी को चेंज कीजिए, अपनी पार्टी को चेंज कीजिए, अदरवाइज आपका रहना बड़ा दुभर हो जाएगा। जी, अरुण जी से भी एक टिप्पणी ले लेता हूं पश्चिम बंगाल को लेकर ही। अरुण जी, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस बहुत कोशिशें कर रही है, लेकिन अभी तक ना तो पूर्णकालिक जो चुनाव हुए थे मई में जिनका परिणाम सामने आया तो वहां पर कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाई, और न ही यहां पर वो अभी टक्कर में नजर आ रही है। यहां पर भी बीजेपी और टीएमसी के बीच में ही ज्यादा टक्कर नजर आ रही है। वहां पर आपको क्या कारण नजर आते हैं कि कांग्रेस अभी तक अपनी वो स्थिति नहीं ले आ पाई है, जो स्थिति वो वहां पर जिस तरह के प्रचार किए जाते हैं, जिस तरह के नेता वहां पर भेजे जाते हैं, क्या वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, या आपको इसका कोई और दूसरा कारण नजर आता है? प्रभात, आप पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं शायद। जी हाँ,
पश्चिम बंगाल का ये जो पिछला चुनाव है बहुत ही स्पेशल और महत्वपूर्ण चुनाव इसलिए मैं मानता हूं प्रभात कि हम पूरे देश ने देखा है कि बीजेपी ने वहां कोई फुल स्टॉप रखा ही नहीं था। पिछले 1-1.5 साल से जो वहां पे तांडव चला है प्रलोभन का और एमएलए तोड़ने का, ओपनली सभाओं में कहने का कि 40 एमएलए टीएमसी की हमारी जेब में है, हमसे संपर्क में है, ये सब वहां हुआ और इससे पूरा वातावरण टीएमसी वर्सेस बीजेपी बन गया। इनने एक ऐसा माहौल बनाया कि बीजेपी 200 के पार आने वाली है और ये ममता बनर्जी जाने वाली है। मीडिया में भी ये काफी चर्चित रहा ये इलेक्शन की शायद ऐसा होने वाला है। हद तो तब हो गई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महामारी जैसी एक बहुत बड़ा जिसका हमको खामियाजा भुगतना पड़ा उसको इग्नोर करके पूरी ताकत वहां झोंकी रखी। 21-22 रैली प्रधानमंत्री ने उस कॉल में की जिसमें उनको वैक्सीन का इंतजाम करना था, उनको एम्पावर करना था मैन्युफैक्चरर्स को। ये पूरे टाइम वहां रैलियों में बिजी रहे। तो मेरा कहने का मतलब ये प्रभात वहां माहौल हो गया बीजेपी वर्सेस टीएमसी। एक ही सकारात्मक बात मैं वहां से मानता हूं कि पहली बार मतदाता को समझ में आ गया कि देश में इस समय प्राथमिकता क्या है। मैं सारा क्रेडिट मतदाता की बुद्धिमानी को देता हूं कि वो किसी बिखराव में उलझाव में बिल्कुल भी सीपीएम कांग्रेस सब उसने छोड़ दिया और एक जुट होके एक मन बना के बीजेपी को उन्होंने वेस्ट बंगाल में सत्ता से बाहर रखा। ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप था जो शायद अब देश में भी ये मॉडल डेवलप होगा धीरे धीरे। बिल्कुल, पर आपने बिल्कुल सही कहा कि मुद्दों की तरफ अगर मतदाता लौटता है तो इससे बेहतर बात कुछ हो नहीं सकती। अलग अलग राजनीतिक दल अपनी तरफ से हर तरह की कोशिश करते हैं, लेकिन फिलहाल अगर हम इस मैच इस पूरे विधान परिणाम को अगर देखते हैं, जिस पर हम नजर डालते हैं, इन उपचुनावों को देखते हैं जो 14 राज्यों में 29 तो विधानसभा सीटों पर और 3 लोकसभा सीटों पर हो रहे हैं, ये एक तरह से प्रैक्टिस मैच हो सकता है आने वाले वक्त में बड़े चुनावों के कि इस प्रैक्टिस मैच से किस तरह के परिणाम है और फिर उसके बाद किस तरह की तैयारी उनको उन विधानसभा और लोकसभा चुनावों में करनी है, उसके लिए एक ये इशारा हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्ते। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।